हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे आगम की उदाहरणा। देखो, वैसे तो आगम की उदाहरणा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर हमने 3 प्रकार के, वैसे तो टोटल 5-4 बाजार पढ़े थे। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और हमने अल्पाधिकार की बात की थी। उसके अंदर जो कुल जो आपका आगम था, सीमांत आगम था, औसत आगम था, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके आधार पर हमने उनके जो अर्थ थे वो भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, उनके जो डायग्राम बना था वो भी हमने बना चुका था। डायग्राम के बाद उसके जो हमने कुछ टेबल वगैरह भी तैयार की थी। मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें ये बात कही थी कि कुछ हम प्रश्न करेंगे, कुछ टेबल बनाने के जो आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम इसके कुछ जो आपके बुक्स के अंदर दे रखे हैं वो आपको मैं टेबल बनाने बता देता हूँ किस प्रकार बनती है। उसके अंदर आपका एक प्रश्न है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। एक आपको तालिका दे रखी है, वो आपको पूरा करनी है। कैसे? आपको यहाँ पर उत्पादन की इकाई दे रखी है जो टोटल 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आपको दे रखा है औसत आगम AR, वो आपको दे रखा है 6। यहाँ पर डैश दे रखा है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है सीमांत आगम MR। इसके अंदर आपको दे रखा है पहले स्टार्टिंग वाला आपको ज्ञात करना है, यहाँ 4 लिख दिया। उसके बाद है डैश, शून्य और डैश, यानी ये आपको जहां पर आपको ये डैश दिखाई दे रही है ना, वो आपको ज्ञात करनी है अभी किस प्रकार उसको हल किया जाता है, अभी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। उसके बाद आपको दे रखा है कुल आगम TR, वो आपको दे रखा है स्टार्टिंग में 6, और उसके बाद आपको 3 डैश है, और यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको इनके अंदर जो भी संख्याएं छोड़ दी गई है उन संख्याओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भी इन संख्याओं का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा आंकड़ा आएगा, कौन सा डाटा आएगा, के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ। AR का होता है TR बटा Q, MR का होता है डेल्टा TR बटा Q, और TR क्या होता है सिग्मा MR। इसका मतलब या आप कह सकते हो AR गुणा Q। ठीक है, यही होता है ना। जैसे हम AR निकालते हैं तो बराबर TR बटा Q होता है बटा में। ठीक है, और इसको तिरछा गुणा करते हैं तो TR बराबर क्या होगा, AR गुणा Q। ये अगर हम जिस संख्या को भाग देते हैं, अगर उसी संख्या को और भागफल को गुणा कर दें तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है ना। जैसे मैं कह दूं 6 को 2 से भाग दिया, 3 दूनी 6। अगर मैं इसको वापस गुणा कर दूं तो 6 वापस आ जाएगा ना। तो वही मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ भाग किया था, अगर इनका AR से गुणा कर दो तो आपको TR प्राप्त हो जाएगा, यानी कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सूत्र है जो हमने बात की। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉलम की, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, MR बता रहा है। क्या बता रहा है, MR। यहाँ पर संख्या क्या है, 1 है। इसका मतलब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अगर शून्य होता तो TR क्या होता, कुल आगम, यानी जब हमने वस्तु की इकाई बेची नहीं है तो कुल आगम तो शून्य ही होगा। कुल आगम क्या होगा, शून्य। इसका मतलब शून्य से 6 हुआ तो कितने का परिवर्तन हुआ, 6 का। तो हम शून्य को उधार मानकर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 6, यानी पहली इकाई हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं 6 6 6। पहली इकाई तीनों की बराबर होती है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट दूसरे कॉलम की, 2 नंबर इकाई की। देखो 2 नंबर इकाई आपको ये कहता है MR कितनी थी, 6, अब कितनी होगी, 4। TR क्या होता है, वो MR का जोड़ित होता है। TR क्या होता है, अभी MR का जोड़ित होता है। ये लिखा है ना, MR को जोड़ देते हैं, सिग्मा कर देते हैं, TR प्राप्त होता है। तो 6 6 4 10। अब आपको पता है भी जो AR होता है वो TR बटा क्या होता है। इसका मतलब TR 10 है, क्या वो 2 है, तो 10 को 2 से भाग दिया, कितना आया, 5 दूनी 10। कितना आया, 5। अब सुनो बात, अब इसके अंदर आपको AR दे रखा है 4 तीसरे लाइन में। मैंने आपको क्या बताया था, अगर AR दिया और Q दिया और TR निकालना हो तो क्या करेंगे, जो औसत आगम है उसको विक्रय की मात्रा से गुणा कर देंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, यहाँ पर कितना आ गया, 12। और जो दोनों में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, सीमांत लागत है। 10 से 12 हो गया, इसका मतलब 2 का परिवर्तन होगा, वो क्या हो गया, सीमांत आगम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये पता है भी
अब ये सीमांत आगम है 10 तो 12। अब आगे ये क्या होती है, शून्य। इसका मतलब जो सीमांत आगम को जोड़ेंगे तभी तो कुल आगम आएगा। यानी जब दो कितना हुआ यहाँ तक 12, और जब इसमें शून्य और जुड़ गया है क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो 12 और शून्य 12। कितना आया 12, क्योंकि ये जुड़ ही तो रहा है। 6 6 4 10, 10 से 2 12, 12 और शून्य 12 बस। अब आपको पता है भी जो औसत निकलता है, क्योंकि औसत को और याद करना है ना, औसत निकलता है वो क्या निकलता है, टीआर को उत्पादन की इकाई से भाग देते हैं। तो 12 को 4 से भाग दिया, 4 दिए 12, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें पता है ये क्या हो गया, 12 से 10 हो गया, यानी -2 का परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ, -2 का। और जितना परिवर्तन होता है वो क्या होता है, सीमांत आगम होता है। जितना परिवर्तन होता है वो क्या होता है, सीमांत आगम। और जब कुल आगम को उत्पादन की इकाई से भाग दे देंगे, यानी 10 को 5 से भाग दिया तो क्या आएगा, याद कर लिए ना समझ में। देखो चलता है ऐसी है सारा कुछ, ये कुछ बातें जो आपको है ना वो याद रखनी है, और कुछ भी नहीं है। कोई भी आ जाए आपके पास, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई भी मैटर आपसे पूछा सकता है, कोई संख्या पूछी जा सकती है। आपको तो सिर्फ ये सूत्र, इनकी परिभाषा याद रखनी है। देखिए मैंने यहाँ 6 निकाला था, ठीक है। अब मेरे को पता है MR का जोड़ करेंगे तो कुल आ जाएगा, और कुल को उत्पादन की इकाई से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये पता है भी ये 4 है, इसका मतलब जो औसत आगम को उत्पादन की इकाई से गुणा करेंगे तो कुल आएगा, और कुल में परिवर्तन देखेंगे वो सीमांत आ जाएगा। अब पता है शून्य परिवर्तन हुआ, इसका मतलब 12 में शून्य जोड़ेंगे तो 10 आएगा, सॉरी 12 ही आएगा, ठीक है। और 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी कुल आगम को उत्पादन की इकाई से भाग देंगे, जो विक्रय की मात्रा है उससे भाग देंगे तो 4 दिए 12। अब ये पता है ये 12 से 10 हो गया, -2 का परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन होता है वो सीमांत आगम में आ गया, और 10 को जब 5 से भाग देंगे तो ये औसत आगम आ गया। यानी इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेबल आपको एग्जाम में दी जा सकती है, आपको सिर्फ एक गुणा भाग ये ध्यान रखना है भी औसत आगम कैसे निकलता है, सीमांत आगम कैसे, यहाँ डेल्टा लगेगा भी साथ में। परिवर्तन देखते हैं सीमांत आगम कैसे निकलता है। अगर आपको सीमांत आगम दे रहा हो तो कुल आगम कैसे निकालना होता है, सीमांत आगम का योग कर दो, कुल आगम हो जाएगा। यदि आपको औसत आगम और मात्रा दे रखी हो, विक्रय की मात्रा, तो कुल आगम कैसे निकलता है, औसत को मात्रा से गुणा कर दो। यहाँ पर तो क्या करने हैं, जोड़ कर रहे हैं सीमांत का, तो कुल आएगा। जब औसत को मात्रा से गुणा करेंगे तो कुल आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कॉलम आपको दिए ना हो पूरा का पूरा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये भी नहीं दिया हो, सिर्फ आपको सीमांत दिया हो तो कुल से कुल पूछा हुआ आपसे, तो क्या करोगे, 6 4 10, 10 से 2 12, 12 शून्य 12, 12 -2 10, इसका जोड़ कर दिया, TR निकल गया। हो सकता है आपको ये MR नहीं दिया हो, AR दिया हो, ठीक है, और कुल पूछा हो। तो मैंने क्या बताया था, AR को उत्पादन की जो विक्रय की मात्रा से गुणा, यानी 6 को 1 से गुणा, 6 कम 6, 5 को 2 से गुणा, 5 दूनी 10, 4 को 3 से गुणा, 4 3 12, 3 को 4 से गुणा, 4 चुके 4 3 12, और 2 को 10 से गुणा, 5 दूनी। यानी कहने का मतलब आपको कोई भी दिया हो किसी प्रकार का, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उस टेबल को, उस तालिका को, उस कॉलम को निकाल सकते हो, यदि आपको गुणा भाग का पता हो तो। उसके बाद आगे आपका एक और प्रश्न दिया है, उसको और कर लेते हैं। ये तो बीच बीच में संख्याएं छोड़ी गई थी, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो नहीं भूलोगे, कोई भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम के अंदर। आगे आपको एक बुक्स के अंदर दे रखा है, उसको चर्चा कर लेते हैं। दो दे रखे हैं, इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के औसत आगम सीमांत आगम का आंकलन करना है आपको। यहाँ पर आपको उत्पादन की इकाइयां दे रखी है जो टोटल 6 तक है, 0 1 2 3 4 5 और 6। उधर आपको दे रखा है कुल आगम, यानी TR दे रखा है आपको, टोटल वो दे रखा है आपके, जैसे 0 10, उसके बाद 25 51, 25 51, आगे आपको दे रखा है 60 60 और 42। आपको इसमें पूछा क्या है, एक तो पूछा है आपसे औसत आगम, और एक आपसे पूछा है सीमांत आगम। औसत आगम और सीमांत आगम के बारे में आपसे पूछा गया, अभी इससे आप औसत आगम ज्ञात करो और सीमांत आगम ज्ञात करो।
देखो मान लेते हैं पहले हम औसत आगम ज्ञात करते हैं, फिर सीमांत कर लेते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है टी आर बटा क्यू, यानी कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? औसत आगम प्राप्त होगा। तो दे दो भाग, शून्य को, ये तो कुछ है ही नहीं, शून्य लिख दो यहाँ पर। 10 को 1 से भाग दिया, 10 से कम 10। 25 को 2 से भाग दिया, क्यों भाग ही तो दे रहे हैं, ये सूत्र है इसका कुल आगम को, ये इसकी परिभाषा लिखी थी हमने। जब कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से विभाजित करते हैं या भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो औसत आगम होता है। ये तो मैंने परिभाषा बताई थी आपको, ये इसका सूत्र है, इसका फंडा एक ही है, बस इतना ही है। कुल को उत्पादन की इकाई से भाग देना है, हमें कुछ नहीं करना। तो 10 को 1 से भाग दिया, 25 को 2 से दिया, तो 12 दूना 24.5, 5 दूनी 10। 51 को 3 से दिया, 3 कम 3, ठीक है, कितने बच गए यहाँ पर? 2 बच गए, 7 के 21, यानी 17 × 51। 60 को 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 और 5 तो का 20, यानी 15 चौकी 60। 60 को 5 से देंगे तो कितना आएगा? 12 15 60 होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद 6 को 42 से दे, 7 6 42। ये आपको औसत आगम प्राप्त, एक बार इसको चेक कर लो भी सही है क्या? औसत आगम प्राप्त हो गया आपको। औसत आगम बिल्कुल सिंपल है, क्या किया है? कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से भाग दिया है हमने, क्योंकि आगम कैसे प्राप्त होता है? आगम कैसे प्राप्त होता है अभी? आगम प्राप्त होता है जो वस्तु की विक्रय की गई मात्रा है बाजार में, उसको कीमत से गुणा करते हैं, वो आगम होता है। इसका मतलब विक्रय की गई मात्रा से भाग देना है कुल आगम को, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत आगम। सीमांत आगम के लिए मैंने आपको कहा था परिवर्तन ही देखना है, हमें क्या देखना है? परिवर्तन। क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, यानी विक्रय की गई उत्पादन की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन करने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत आगम होता है। तो देखो परिवर्तन कितने का हुआ? 10 का, यानी 0 से 10 हुआ तो 10 का परिवर्तन हो गया ना। मैंने कहा था पहली इकाई में तीनों आप बराबर रख सकते हो, तीनों बराबर होते हैं, तो शून्य को लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? इकाई को शून्य से लेके चलते हैं, इसलिए शून्य में एक इकाई का परिवर्तन यानी 1 को बढ़ाया, तो कुल में कितना परिवर्तन हुआ? 10 का। यह लिख सकते हो यहाँ पर 1 का परिवर्तन, यहाँ पर 10 का, जो परिवर्तन हुआ है वो आंसर आ गया 10। क्यों? 10 को 1 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, क्योंकि ऊपर डेल्टा टी आर कितना है? 10, डेल्टा 1 क्यू कितना है? 1, कितना आया? 10, इसलिए मैं सीधा परिवर्तन कुल का ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैंने एक इकाई का फिर परिवर्तन किया, कुल में कितना परिवर्तन हुआ? देखो 10 से 12.5 हो गया, इसका मतलब 2.5 का परिवर्तन हुआ। कितना हुआ? 2.5 आपका क्या आ गया? सीमांत आ गया, ठीक है। उसके बाद और इसमें थोड़ी देखना है परिवर्तन, कुल में देखना है, इसमें देखना है, ये तो औसत है, कुल में कितना परिवर्तन हुआ? 10 का। इसमें देखो कितना हुआ? 10 से 25 आ गए तो 15 का, कितने का हुआ? 15 का, ये आ गया इसका 15, 15 10 25 होते हैं, ठीक है। फिर हमने 1 का परिवर्तन किया, 25 से कितने हो गए? 51, यानी कितने का परिवर्तन हो गया? 26 का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1 का ही और परिवर्तन की, तो 51 से 60 हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ? 51 में 9 जोड़े 60, यानी 9 का। उसके बाद हमने 1 का ही और परिवर्तन की, यानी 4 से 5, तो 60 से 60 यानी कितने परिवर्तन हुआ? 0 का। फिर हमने 1 का ही और परिवर्तन की, 60 से 42, कितने का परिवर्तन हुआ? -18 का, -18 का ही परिवर्तन हुआ है, यहाँ 9 का हुआ है, यहाँ 0 का हुआ है, जो परिवर्तन हो रहा है वो वहां लिख रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि 60 से 42 आ गए, इसका मतलब नीचे आ गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का 18 परिवर्तन, यानी -18 कम हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? माइनस। यानी इससे आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कुल आगम दिया हो तो इससे आप सीमांत आगम, औसत आगम को ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं कोई भी दिया हो, जैसे सीमांत दिया हो तो इन दोनों को ज्ञात कर सकते हो, औसत दिया हो तो इन दोनों को ज्ञात कर सकते हो, कुल दिया हो तो उन दोनों को ज्ञात कर सकते हो। यानी एक अगर आपको कॉलम दिया है तो बाकी कॉलम आप खुद बना सकते हो, अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके एक सवाल और दे रखा है, वो और कर लेते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है औसत आगम। ये आपके बुक्स वाले सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे अभी। ये नोट्स के रूप में आप आंसर कर सकते हो, और करना ही है, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो नोट्स तो तैयार करने ही पड़ेंगे। इसके अंदर दे रखा है आपको कुल आगम सीमांत आगम, यहाँ पर दे रखी है उत्पादन की इकाइयां, जो कहाँ से है?
6 7 8 9 और 10 कितनी अपने कोई संख्या दी हुई है, हमें क्या लेना देना, 1 से शुरू नहीं किया 6 से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपको दे रखी है औसत आगम, जो आपको दे रखा है 5 8 15, 5 8 15, वो दे रखा है 12 8। आपसे पूछा क्या है, आपसे इसने एक तो पूछा है कुल आगम को ज्ञात करो जी, एक पूछा है सीमांत आगम को ज्ञात करो। वहां पर तो आपको क्या दे रखा था, पहले वाले प्रश्न में तो आपको कुल आगम दे रखा था, सीमांत औसत ज्ञात करना था। यहाँ पर आपको औसत दे रखा है और कुल और सीमांत को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल की। मैंने आपको बताया था जो AR निकलता है वो कैसे निकलता है, TR बटा क्यू निकलता है। यदि हम इनका तिरछा गुणा करते हैं तो क्या आएगा, TR बराबर AR गुणा क्यू आ जाएगा ना। इसका मतलब अगर औसत आगम को उत्पादन की जो विक्रय की गई वस्तु की मात्रा से गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, कुल आगम। तो औसत आगम ये रहा, विक्रय की गई वस्तु की मात्रा ये रही, तो दोनों को गुणा कर दो, कुल आगम आपके पास आ जाएगा। तो 6 को 5 से किया, 6 5 30, 7 को 8 से किया, 7 और 56, 15 को 8 से किया, 15 8 कितने होते हैं 120, 12 को 9 से किया, 12 निमी कितने होते हैं, 12 निमी होते हैं 108, 10 को 8 से किया 80। देखो कुल तो प्राप्त हो गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 56 120 108 और 80। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सीमांत, और सीमांत का इसका तो सूत्र हो गया AR गुणा क्यू। इसका मतलब औसत आगम को विक्रय की वस्तु से मात्रा से गुणा। यहाँ पर आपको MR का क्या होगा, वही डेल्टा TR बटा डेल्टा क्यू, यानी विक्रय की वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, देख लो कितना परिवर्तन हुआ, पहला छोड़ दो आप, 30 से 56 आगे कितना परिवर्तन हुआ 26 का, क्योंकि ये तो परिवर्तन को बताता है ना। अगर मैं यहाँ पर 5वीं इकाई दी होती फिर तो उसको लिखते, क्योंकि 5वीं से 6ठी आई है, इसका मतलब कितना परिवर्तन हुआ, दिया नहीं है, छोड़ो ये। 30 से 56 कितने का परिवर्तन हुआ भाई, 26 का, यानी एक इकाई परिवर्तन करने पर। आगे नेक्स्ट एक इकाई 7 से 8 करने पर कितने का परिवर्तन हुआ, 56 से 120 आ गए हम, तो 44 वो है और 20 ये है, कितने का परिवर्तन हुआ 44 और 20 64। उसके बाद 120 से 108 यानी माइनस नीचे चले गए तो -12 का, और 108 से 80 पर आ गए तो कितने परिवर्तन हुआ 20 और 28 का, -28 का, 26 64 -12 और -28, ये आपका क्या है, MR है, यानी सीमांत आगम है। यहाँ तो परिवर्तन ही देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में आ जाएगा परिवर्तन, अब ये घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 120 से 1 से 8 हुआ इसका मतलब -12 परिवर्तन हुआ है, 108 से 80 हुआ इसका मतलब -28 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये आपका आगम की उदाहरणा में 9वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, पक्का प्रश्न आता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपकी आगम की उदाहरणा कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मैं आपको जो आपकी लागत के अंदर जो आपके कुछ प्रश्न थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। लागत की टेबल बनानी सिखा दी आपको, भी लागत की टेबल कैसे बनाई जाती है, आगम की टेबल कैसे बनाई जाती है। अगर आपको एक दिया हो, कॉलम दिया हो, तो बाकी कॉलम आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है लेसन नंबर 10, उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया लेसन, क्योंकि इतना हम लागत वगैरह उत्पादन सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर हमें क्या करना है, हमने उत्पादन भी पढ़ा, हमने लागत भी पढ़ी, हमने आगम यानी हमने उत्पादन किया लागत को लगाकर, उत्पादन के साधनों को लगाकर, उसको बाजार में बेचकर हमने क्या किया, हमने आय भी प्राप्त की, यानी आगम भी प्राप्त किया। अब हमें ये देखना है कि ये जो उत्पादन लागत और आगम होता है, यानी उत्पादक का साम्य कहाँ होता है, कि कहाँ पर कहाँ तक वो अपना उत्पादन बढ़ाएगा और कहाँ तक वो अपना उत्पादन घटाएगा। इसका मतलब कौन सी स्थिति पर जाके वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी साम्य के बारे में, साम्य या संतुलन। साम्य या संतुलन वो होता है जहां पर नए परिवर्तन की स्थिति हो, नए परिवर्तन की स्थिति है भोक्ता के साम्य में कर चुके हैं। इसका मतलब एक बार जब उत्पादक साम्य में आ जाता है, न तो वो अपने उत्पादन को बढ़ाता है
न घटाता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, साम्य की स्थिति में हो जाता है। इसी प्रकार आपके जो 10वें लेसन का नाम है फर्म का संतुलन, फर्म का संतुलन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संतुलन यानी साम्य, यानी नए परिवर्तन की स्थिति। देखो इसके अंदर मैं थोड़ी बात एक बार बता देता हूँ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखो हमने उत्पादन को पढ़ा, उत्पादन का क्या अर्थ था, उत्पादन का अर्थ था वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन। याद आ रहा है क्या? उपयोगिता का सर्जन करना, उपयोगिता का निर्माण करना, ये क्या है, उत्पादन है। इसका मतलब अगर हम उपयोगिता किसी कच्चे माल के अंदर यानी अनिर्मित वस्तुओं में अगर उपयोगिता का सर्जन कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, उत्पादन, उसी को उत्पादन बोलते हैं, उपयोगिता का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लागत। लागत के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा था कि उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए उत्पादक का जो व्यय होता है, व्यय यानी खर्चा, उसे हमने क्या कहा था, लागत कहा था। खर्चा उत्पादन के साधनों पर ही होता है, वो श्रमिक लेके आता है, मशीनें लेके आता है, ठीक है, भूमि वगैरह का खर्चा लगता है लगान के रूप में, यानी उत्पादन के साधनों की कीमतों को चुकाया जाता है। जब वो उत्पादन के साधन आता है ना, उनकी कीमत जो चुकाता है वो क्या होती है, वो लागत होती है। क्या होती है, लागत। उसके बाद हमने आगम को भी पढ़ लिया। आगम क्या होता है, आगम होता है जब वस्तुओं की विक्रय की गई मात्रा, विक्रय की गई मात्रा से उस वस्तु की कीमतों से गुणा करते थे, कीमतों से गुणा, यही कर रहे थे ना हम। ये हमने आगम कैसे निकाला था, वस्तु की विक्रय की गई मात्रा को कीमत से गुणा करके हमने क्या निकाला था, आगम निकाला था, यानी कुल आगम की बात कही थी। यानी हमने उत्पादन ही पढ़ा, हमने लागत ही पढ़ी और हमने आगम ही पढ़ा। अब हमें फर्म के संतुलन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको क्यों पढ़ना है, हमें इसकी चर्चा करते हैं। हमें संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, साम्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। और साम्य का अर्थ मैं बता चुका हूं आपको, नए परिवर्तन की स्थिति कह सकते हो, स्थिरता की स्थिति कह सकते हो, रुकने की स्थिति कह सकते हो। क्योंकि हमें संतुलन इसलिए चाहिए, किस लिए चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि उत्पादक का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना व न्यूनतम लागत, यानी न्यूनतम लागत लगाकर वो क्या कर सकता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की बात करता है। और वो अधिकतम लाभ उसी बिंदु पर प्राप्त करेगा जहां पर संतुलन होगा या साम्य होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमें संतुलन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसका उद्देश्य भी पूरा करना है हमें। अरे हमने तो उत्पादन पढ़ लिया, हमने लागत पढ़ी, हमने आगम पढ़ा, अब हमें जो मेन उद्देश्य के लिए सबको पढ़ा तो वो उद्देश्य पूरे तो करना है। उत्पादक का जो फर्म होती है उसका मुख्य होता है उद्देश्य अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ठीक है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, लागत को न्यूनतम रखना, तभी तो अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और इसका उद्देश्य प्राप्त किससे होगा, साम्य या संतुलन से होगा। क्योंकि जब तक साम्य या संतुलन नहीं होता, फर्म का साम्य या संतुलन नहीं होता, तब तक क्या रहता है, तब तक जो उत्पादन होता है वो परिवर्तन होता रहता है, उत्पादन परिवर्तन होता रहता है। यानी कभी वो अपने उत्पादन को बढ़ाता है उत्पादक, कभी उत्पादन को घटाता है, ठीक तो नहीं रहता ना। तो जब उसका साम्य संतुलन हो जाता है तब उत्पादक क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है या अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेता है, ठीक है, या आप कह सकते हो नए परिवर्तन करता है। इसका मतलब उसके बाद वो परिवर्तन नहीं करता, नए तो उत्पादन को बढ़ाता है, नए उत्पादन को घटाता है। कुछ अन्य परिस्थितियां हो सकती है, विषय के लाभ को देखते हुए तब घटा सकता है, लेकिन हमें वहां पर यहाँ पर सिर्फ चर्चा यही करनी है भी जब उपभोक्ता को सामने हो जाता है, संतुलन हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो अपने उत्पादन को परिवर्तन नहीं करता, न तो उसको बढ़ाता है न उसको घटाता है, बल्कि हम कह सकते हैं नए परिवर्तन की स्थिति होती है, स्थिरता की स्थिति होती है उत्पादन की। इसके बाद वो क्या करता है, अपने उत्पादन को स्थिर कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। अब इसी के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, देखो ये जो संतुलन है ये साम्य है,
ये उत्पादक के लिए बहुत आवश्यक है, एक फर्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक फर्म हमेशा साम्य में जाना चाहती है, संतुलन में जाना चाहती है, तभी तो उत्पादन कम ज्यादा करती है ना। एक उत्पादक होता है ना, वो कभी उत्पादन को बढ़ा के देखता है, कभी कम करके देखता है, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। और जैसे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी उसको साम्य और संतुलन हो जाएगा, उसके बाद वो नया तो उत्पादन को बढ़ाएगा, नया घटाएगा, उतना ही रखेगा। वो क्या रखेगा? उतना फिक्स रखेगा, उसके बाद वो उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। और जब परिवर्तन नहीं करेगा, उसी स्थिति को बोलते हैं साम्य या संतुलन या अधिकतम लाभ की स्थिति। तो आप ये फर्म का संतुलन पढ़ोगे, संतुलन या साम्य पढ़ोगे, वो उसके लिए आपको दो विधि का यूज करोगे उस लेसन में। एक तो आप करोगे कुल लागत व कुल आगम विधि का प्रयोग। भी लागत कितनी पड़ी, आया कितना, लागत कितनी पड़ी, आया कितना, ये तो है। ये तो पूरे साल के, देखो पूरे साल के दौरान ये तो देखते हैं, जैसे मेरे 1000 रुपये कुल लागत लग गई जी, मिला मेरे को कुल 1200 रुपये, यानी कुल आगम टोटल बताता है, इसके अंदर लाभ भी शामिल होती है और लागत भी शामिल होती है। मैंने पहले ही कहा था, मिला कितना 1200, इसका मतलब 200 का लाभ हुआ, समझ रहे हो ना। यानी इस विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कुल आगम और कुल लागत विधि से कर सकते हैं। एक पढ़ोगे आप सीमांत आगम, यानी सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि, यानी यहां पर एक इकाई की बात करेंगे भी, एक इकाई बनाने में कितना खर्चा लगा, कितनी लागत आई, क्योंकि सीमांत होती है जो एक इकाई की बात करती है। एक इकाई लगाने में कितना खर्चा लगा, कितनी लागत लगी, और उससे कितना आगम हो रहा है, कितना हमें प्राप्त हो रहा है बेचने पर उस इकाई को। जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को बनाने में टोटल 15 रुपए खर्च कर दिए, और इस एक मार्कर को बाजार में बेचने से कितना, जैसे 20 रुपए प्राप्त हो गए, तो दोनों का अंतर 5 रुपए क्या है, उसका लाभ है। यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके साम्य या संतुलन की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कुल लागत व कुल आगम विधि की। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो करोगे ना, ये डायग्राम के द्वारा लोगे, बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वही आपको देखना है, वही आपको डायग्राम में देखना है, यानी कोई अलग नहीं है। जितना पढ़ गया ना, जैसे हम डायग्राम बनाएंगे आपको सही है तो हम भी बना सकते थे, क्योंकि कुल आगम का डायग्राम नहीं बनाया क्या हमने, कुल आगम का भी तो डायग्राम बना के आए हम, कुल आगम का डायग्राम बनाया था, कुल लागत का भी डायग्राम बनाया था हमने, बनाया था ना, बनाया तो था भी, तो युवा कृत्य का था, याद आ रहा है क्या, कुल लागत का। चलो ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करें। इसका मतलब इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा एक फर्म का साम्य वहां होता है, साम्य या संतुलन वहां होता है जहां पर कुल आगम व कुल लागत में अधिकतम अंतर हो, ये ध्यान रखना। ये कुछ बातें हैं जो आपको डायग्राम में काम देगी। क्या हो, दोनों में अधिकतम अंतर हो, जब दोनों में अधिकतम अंतर होगा तभी तो अधिकतम लाभ होगा। मैं कहता हूं कुल आगम 10 है, कुल लागत 15, सॉरी कुल लागत 10 है और कुल आगम है वो 15, यानी 5 का लाभ हो रहा है। एक बिंदु वो है जो कुल आगम है वो 10 है, और जो ये 25 है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। एक बिंदु वो है जिसमें 10 है और यहाँ पर 12 है, यानी 2 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अधिकतम अंतर इस बिंदु पर है। लाभ तो ये भी है 5, 2 ये लाभ ही है, तो 2 पे बच रहे हैं, 5 और बच रहे हैं, लेकिन अधिकतम अंतर दोनों के मध्य कहाँ है, इस बिंदु पर, यानी 15 रुपए का अंतर है, 15 रुपए का अंतर है। इसका मतलब जहां पर अधिकतम अंतर होगा वहां पर कुल आगम और कुल लागत विधि से क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, यानी फर्म का साम्य हुआ संतुलन। अरे अंतर ऐसा नहीं है, अंतर तो ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं TC 2500 और TR 1000, यानी लागत 2500 और आगम 1000, अंतर तो यहाँ पर भी बनना है, लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है, आगम कम प्राप्त हो रहा है और लागत ज्यादा लग रही है। इसका मतलब आपको मैं यहाँ बता देता हूं, अंतर का अर्थ ये होता है कि जो कुल आगम कुल लागत से अधिक हो, कुल लागत से अधिक हो, वही तो अधिकतम अंतर होता है। ये आगम ज्यादा हो
यानी पैसा ज्यादा प्राप्त हो रहा हो, लागत कम लग रही हो, क्योंकि मैंने आपको उद्देश्य लिखा था उत्पादक का। उत्पादक का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ अर्जित करना और न्यूनतम लागत करना, यानी उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और लागत हो वो कम से कम हो। अरे लागत खर्चा व्यय कम होगा तभी तो लाभ ज्यादा होगा। अगर हम जितना पैसा प्राप्त कर रहे हैं उतनी हम लागत लगा रहे हैं तो कहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। 100 रुपये लगे थे, 100 रुपये आ गए, बराबर है काम। हम चाहते हैं जब 100 रुपये प्राप्त हो तो हमारी लागत कम से कम यानी 70-80 में सिमट जाए, ताकि 30 या 20 का हमें क्या हो, लाभ हो। ठीक है, इसका मतलब आगम बड़ा हो लागत छोटी हो, यानी लागत कम हो आगम ज्यादा हो, तब जाके एक उत्पादक को क्या होता है, लाभ की स्थिति पैदा होती है। अगर इसके आधार पर मैं आपको बताऊं, ये समझ आ गया ना, लागत में अधिकतम अंतर हो। अधिकतम अंतर कैसे होता है वो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये लाइन याद रखनी है बस। मैं कहता हूं आगम बड़ा हो, कुल आगम, और कुल लागत क्या हो, छोटी हो, कम हो। ये ग्रेटर देन होता है ना, जिस तरह मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिस तरह मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब ये स्थिति किसकी बता रही है, लाभ की स्थिति बताई जा रही है। किसकी स्थिति बताई जा रही है, लाभ की, क्योंकि आगम ज्यादा है लागत कम है। तो इस सूत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लाभ निकालो जी, तो मैं क्या करूंगा, कुल आगम माइनस कुल लागत, तभी तो लाभ निकलेगा। जैसे मान लेते हैं मेरा कुल आगम था वो 100 रुपये था, कुल लागत थी वो 80 रुपये थी, तो लाभ बताओ। तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं, कुल आगम माइनस कुल लागत। कुल आगम कितना है 100, यानी लागत कितनी लगी 80, इसका मतलब लाभ कितना हुआ 20। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कुल आगम होता है उसके अंदर लाभ और लागत दोनों शामिल होती है। इसका मतलब इसमें से लागत को घटा दो तो दोनों शामिल होते हैं। कुल आगम में, यहाँ पर ये बातें भूला मत करो भी आप, कुल आगम में कुल लागत व लाभ दोनों शामिल होते हैं। इसका मतलब जब इन दोनों को जोड़ते हैं जब कुल आगम निकलता है। आपको कुल लागत दी हो और लाभ दिया और आपसे कुल आगम पूछा हो तो दोनों को जोड़ दो। आपको कुल आगम कुल लागत दिया और लाभ पूछो तो घटा दो। समझे ना, ये पता होना चाहिए आपको। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि जैसे मैंने 100 रुपये की वस्तु बाजार से ली, ठीक है, मेरे को 20 रुपये कमाने हैं, लाभ लेने हैं 20 रुपये, तो क्या मैं गांव में जाके 20 रुपये बेच दूंगा तो लाभ मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। 20 रुपये तो लाभ कमानी है मेरे को, प्लस मेरे को लागत भी उसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। तो 100 रुपये मेरी लागत लग चुकी है, इसका मतलब 120 की बेचनी पड़ेगी मेरे को उसको, तब जाके 20 रुपये लाभ होगा मेरे को, क्योंकि 100 रुपये तो लागत ही लग चुकी है। तो इसका मतलब जो कुल आगम होता है जो हमें प्राप्त होता है, जो 120 रुपये प्राप्त हुआ है, उसके अंदर लागत भी है और लाभ भी शामिल है। तो इसका मतलब लाभ का सूत्र क्या बन जाएगा, कुल आगम माइनस कुल लागत। ये लाभ का सूत्र बना सकते हैं। अब इसी के आधार पर ये स्थिति तो पहले आ गई। अगर मैं ये कह दूं आपको भी जो कुल आगम है लेस देन कुल लागत, यानी इसके अंदर क्या होती है, अब जो इसका मुंह खुला है वो किसकी तरफ है, लागत की तरफ, आगम की तरफ मुंह बंद है, तो इसका मतलब आगम कम है और लागत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसको प्राप्त तो कम हो रहा है लेकिन खर्चा ज्यादा लग रहा है। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ये तो आप नॉर्मल जीवन में सोच सकते हो कि व्यय तो ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन उससे प्राप्त कम हो रहा है। कम हो रहा है तो इसका मतलब हानि होगी, लाभ थोड़ी हो जाएगा। तो हानि का सूत्र हम कैसे लगा सकते हैं, कुल लागत, इसमें लागत में से आगम घटाना है, माइनस कुल आगम। लेकिन यहाँ पर तो फर्म का सामना करना, तो इसकी तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है हमें, इसको थोड़ी निकालेंगे। एक उत्पादक हानि थोड़ी वहन करेगा, हानि की बात तो करते ही नहीं है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए, और हम डायग्राम में करेंगे तब इसको आपको परिभाषित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हानि की स्थिति कौन से बिंदु पर है और लाभ की स्थिति कौन से बिंदु पर है। जहां पर कुल लागत रेखा बड़ी होगी, ऊपर होगी, और कुल आगम नीचे होगी, वो तो होगी हानि की स्थिति। जहां पर कुल आगम की रेखा बड़ी होगी और कुल लागत की रेखा छोटी होगी, उसे कहेंगे हम लाभ की स्थिति। और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, मान लेते हैं कुल आगम बराबर कुल लागत हो जाए, 100 रुपये लगे थे कच्चा और 100 रुपये प्राप्त हो गए, इसका मतलब ये तो न तो लाभ और न हानि की स्थिति है। तो 100 रुपये खर्चा लगा था और 100 ही मेरे को प्राप्त हो गया, इसका मतलब न तो मेरे को लाभ हुआ न मेरे को हानि हुई। इसे बोलते हैं सम स्थिति बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, जहां पर दोनों बराबर हो
उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये चर्चा करेंगे कहाँ मिलते हैं, हम इस बिंदु की भी चर्चा करेंगे, हम इस बिंदु की भी चर्चा करेंगे, हम ब्रेक इवन पॉइंट की बिंदु। ये मैं इसलिए आपको अलग अलग पहले ही बता रहा हूँ ताकि जैसे ही मैं आपको डायग्राम लाऊं आपको जल्द पता चल जाए सर हानि इस बिंदु पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर लागत बड़ी है आगम छोटा है, सर लाभ यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आगम बड़ी है लागत कम है। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पर दोनों बराबर है, सर ये दो बिंदु ऐसे है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, औसत आगम और सॉरी कुल आगम और कुल लागत दोनों बराबर है। आप बता सकते हो, बढ़िया तरीके से बता सकते हो, देखते ही, मेरे को बताने नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको मैं ये पहले परिभाषित कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन से होते हैं जहां पर कुल आगम और कुल लागत दोनों बराबर होते हैं। लाभ का बिंदु कौन सा होता है जहां पर कुल आगम बड़ा होता है कुल लागत छोटी होती है। हानि की बिंदु कौन सा होता है जहां पर कुल लागत बड़ी होती है और कुल आगम छोटा होता है। इसका मतलब इस चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ब्रेक कौन पॉइंट है, लाभ है, हानि है। और उसके बाद हमने चर्चा की, देखो लाभ के बिंदु तो बहुत, देखो मैंने अभी दिया था उदाहरण, लाभ तो ये भी है, ये भी है, यहाँ पर भी कुल आगम बढ़ा है, यहाँ पर भी कुल आगम बढ़ा है, लेकिन आपको कुल आगम और कुल लागत विधि से जो साम्य निकालना है वो आपको क्या निकालना है, दोनों के मध्य अधिकतम अंतर को देखना है। इस लाइन को भी नहीं भूलना, क्योंकि लाभ होता है जब कुल आगम बढ़ा हो कुल लागत छोटी हो। ये तो यहाँ पर भी है, कुल आगम 15 है, कुल लागत छोटी है 10, कुल आगम 12 है, कुल लागत 10 ही है। इसका मतलब यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, लेकिन कुल आगम और कुल लागत विधि से जो फर्म का साम्य ज्ञात किया जाता है उसके लिए आपको एक ही लाइन याद रखनी है। क्या रखनी है, मैं आपको यह लिख देता हूं, कहा गया कुल आगम व कुल लागत विधि से जो फर्म का साम्य करते हैं वो कैसे होता है। साम्य या संतुलन एक ही बात है, रेशन का नाम संतुलन है इसलिए मैं संतुलन भी साथ लिख रहा हूं। ये कैसे होता है आपको ज्ञात ये रखना है, जब कुल आगम कुल लागत से अधिक हो, पहली स्थिति कंपनी का लाभ किया, लेकिन या आप ये कह सकते हो कुल आगम कुल लागत है दोनों में अधिकतम अंतर हो, दोनों में, इस लाइन को यहां लिखते हैं, दोनों में अधिकतम अंतर हो। लेकिन ये बात आपका साम्य को स्पष्ट नहीं कर रही। हो सकता है लागत बड़ी हो और आगम कम हो जब अधिकतम अंतर हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है यहां पर हम लागत आगम लिख दें तो यहां हम लागत लिख दें, तो ऐसी स्थिति में तो अंतर तो अधिकतम है लेकिन लागत ज्यादा है, हानि ज्यादा हो रही है ऐसी स्थिति में। तो ये स्थिति आपको स्पष्ट, ये लाइन आपको पूरी स्पष्ट नहीं कर रही, आपको तो ये बता रहा है अधिकतम अंतर हो, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि कुल ऐसी स्थिति में, अधिकतम अंतर की स्थिति में कुल आगम कुल लागत से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना या ऊपर होना, बस। अब ये लाइन स्पष्ट हो गई अधिकतम अंतर की, यानी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। दोनों में एक तो अधिकतम अंतर हो, वहां पर साम्य होता है, संतुलन होता है, लेकिन अधिकतम अंतर भी कैसा होना चाहिए, ऐसी स्थिति में कुल आगम बड़ा होना चाहिए और कुल लागत छोटी होनी चाहिए। वो अधिकतम अंतर साम्य का है, न कि कुल लागत बड़ी हो जाए कुल आगम छोटा हो जाए, वो अधिकतम अंतर साम्य का नहीं है, वो तो हानि का है। ठीक है, ये एक ही लाइन आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट है आपका कुल आगम और कुल लागत विधि पूरी है। अब सिर्फ आपको जो डायग्राम बनाना है मेरे को, और वो डायग्राम आपको मैं नेक्स्ट जैसे ही क्लास आएगी, वीडियो आएगी, उस क्लास के अंदर ही आपको मैं बना के दूंगा, क्योंकि पूरा डायग्राम है उसको हम पूरी तरह परिभाषित करेंगे। तो ये लाइन आपको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में उतार लेना, जैसे ही मैं आगे वाली क्लास के अंदर आपको डायग्राम लाऊंगा जस्ट आपको एकदम ही आपको सारी चीज याद हो जाएगी, बस। ठीक है जी, ये बताया था सर ने, इसके अंदर डायग्राम में ये भी परिभाषित हो रहा है, बिल्कुल सही है, सिंपल है, कोई एक विधि पक्की आती है एग्जाम के अंदर। तो जब कुल आगम और दोनों में अंतर अधिकतम हो, अंतर भी कैसा, जहां पर कुल आगम बड़ा और कुल लागत छोटी हो, उसे बोलते हैं फर्म का साम्य संतुलन। इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस डायग्राम के साथ। थैंक यू।